जी सर। उसके बाद भी जो मेरे प्रकार से वीडियो चल जाएगा तो देख लीजिए हमने भैया क्या करें, मुझे यहाँ रहना है, वहाँ काफी चीजों को दिक्कत है, तो 4 लोग वो होता है। हमारा है ये जान दे रहा है, ये नहीं दे। चलिए हो गया सर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल आज हम आपको बायोलॉजी के बारे में जनरल डिस्कशन बताते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे। हाँ ओके सर। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर वॉइस नहीं क्लियर हो रही है आपकी। बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। सर दिखाई तो दे रहा है बट वॉइस क्लियर नहीं हो रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है इसमें आपकी, मतलब सर की? नहीं क्लियर नहीं हो रही है सर। मैं मनोज अग्रवाल, यूपीएससी क्लासेस। आवाज आपकी क्लियर आई? ये आपके उसमें क्या कहते हैं, नेटवर्क में थोड़ी हो सकती है, क्योंकि नेटवर्क की वजह से आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा। यहाँ क्लियर है। इधर 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 ये दूसरा। हाँ। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा आपकी तरफ। इस प्रॉब्लम है सर, बाकी वीडियो तो ठीक है। हाँ सर। सर क्लियर है। आप क्लियर है ना वीडियो? जी सर क्लियर है। ठीक। ओके, ऑफ करना होगा तो अच्छा। हाँ स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल और यूपीएससी क्लासेस में आज आपको जनरल टॉपिक बताते हैं, बायोलॉजी सर और बायोलॉजी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मैं मनोज अग्रवाल फॉर द यूपीएससी क्लासेस। आज हम आपको बायोलॉजी के बारे में जनरल डिस्कशन बताते हैं। देखिए वॉल्यूम ठीक आया? आ रहा, हल्का हल्का आ रहा, आवाज आ रहा। अच्छा ठीक है। देखिए जो बायोलॉजी है इज द ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। वास्तव में जो बायोलॉजी का मतलब होता है, इट इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स बायोस एंड लोगोस। The meaning of the bios is the life and the logos the study of life is called the biology। जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान। ठीक है, ये जो वर्ड है सबसे पहले बायोलॉजी, वर्ड बायोलॉजी इज गिवन बाय, सबसे पहले जिसने यूज किया पड़ा लेमार्क एंड स्टीवन, साइंटिस्ट हैं लेमार्क और स्टीवन, उन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द यूज किया। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन देख ली। ये जो बायोलॉजी है it has the branches. The first branch is the zoology and word zoo is made up of the zone. Zone means animal and logos means the study of animals are the zoology
and the body consisting of means small green plant. This करते हैं that is botany और जो एनिमल की स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं जूलॉजी। अब हम इसके बाद देखते हैं father of biology. This आपका father of biology और दोनों सेम आपने ग्रीक फिलोसफर नाम यहाँ पर फादर ऑफ बायोलॉजी में फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं जो बॉडी में डिफरेंशिएट किया है बात को डिफरेंशिएट बायोलॉजी में स्पेशली स्टडी से की कौन है डिस्कवर वनस्पति विज्ञान सबसे पहले स्टडी का स्टेज होता है नंबर 10 बात कर ले तो है वनस्पति विज्ञान के स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हम यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग हम करें अगर इट इज द लिविंग तो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। आवाज फंस के आ रही है। The special feature for the living thing is the capillary shape and size. जो भी ठीक होगा आकार और आकृति क्या होती है निश्चित होती है। छोटी सी बना सकते हैं, बहुत बड़े साइज की बना सकते हैं, ट्रायंगल के रूप में बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, पिरामिडल बना सकते हैं। The another difference is the living and non-living. They have the capacity to reproduce. जन्म की क्षमता इतनी होते हैं कि संख्या कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है वाया जन्म देखते हैं अपने घर के मेंबर्स में हमारे घर के मेंबर्स संख्या बढ़ती जाती है वाया। नॉन लिविंग में अगर आपको साइकिल खरीदी है तो वो साइकिल हमेशा एक ही रहती है, उसकी ऑफिस पुरुष नहीं होती। तो यहाँ पर तीसरा जो स्पेशल फीचर है नॉन लिविंग में आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है रिएक्टिव की प्रतिक्रिया सीखता रहते हैं। यहाँ या देखिए सारे स्टूडेंट्स पहले तो अपना माइक ऑफ कर दीजिए। जो आवाज जो ब्लड हो रही है सर्दी वो आपके माइक ऑन होने के कारण हो रही है। आप माइक ऑफ रखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा और क्लियर आपको साउंड सुनाई देगी। मैं यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस बता रहा था आपको। शिवानी मैडम आप अपना माइक ऑन ऑफ कर दीजिए। ये जो ब्लड हो रही है जो साउंड अरविंद कुमार
मिस्टर अरविंद कुमार अपना माइक ऑफ करिए। हेपेटाइटिस डेफिनेट होता है लिविंग बीइंग्स में, नॉन लिविंग में इंडेफिनेट होता है। रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है लिविंग में, नॉन लिविंग में नहीं होती है। इरिटेबिलिटी प्रतिक्रियाशीलता, प्रतिक्रियाशीलता क्या है? जैसे ही हम बैठे हुए हैं, अचानक कोई ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ हमारी आंख के पास आता है तो हमारी ब्लिंकिंग होती है, पलक चिपक जाती है, दैट इज द इरिटेबिलिटी। ये प्रतिक्रिया की क्षमता नॉन लिविंग में नहीं होती है, ठीक है। एक ये नो प्रतिक्रिया की क्षमता भी नहीं। ये these are the main differences between the living and non living, सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर समझने के लिए ये प्रोसेस है। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं एनिमल और प्लांट्स। हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एनिमल, ये सब जनरल टॉपिक्स हैं जो आपको लोअर क्लास में आपको पढ़ना है। The difference between the plants and animals. देखिए प्लांट्स में क्या होता है, यहाँ पर इरेगुलर ग्रोथ होती है, थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ, थ्रू आउट जीवन भर वृद्धि की क्षमता होती है। और यहाँ पर क्या होता है एनिमल्स में, ग्रोथ अप टू ए डेफिनेट एज, ग्रोथ अप टू डेफिनेट एक निश्चित एज तक ग्रोथ होती है एनिमल्स में, जबकि प्लांट्स में देख रहे हैं शॉर्ट लाइफ, पूरे जीवन भर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। दूसरा आप डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, व्हाट डू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक? हिंदी में स्वपोषी कहते हैं। ऑटो मीन होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक मींस फूड। इट मींस these organisms manufacture their food with the help of the chlorophyll, sunlight, CO2 and H2O, so they are the autotrophic, अपना फूड खुद बनाते हैं। But the animals are heterotrophic। हेट्रो मींस होता है डिफरेंट या अदर्स, टॉपिक इज these organisms depends others for their food। हम लोग एनिमल्स हैं, ठीक है, दो ही यहाँ पर किंगडम माने गए मेन, प्लांट और एनिमल किंगडम। बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, मोनरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटियो, फंजाई। लेकिन सबसे पहले जो किंगडम क्लासिफिकेशन था तो ह्यूमन बीइंग्स को भी एनिमल में रखा गया। तो हम सभी लोग हेटेरोट्रॉफिक हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पर क्या है, डिपेंड है। इसे परपोषी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो तीसरा डिफरेंस है प्लांट एनिमल्स में, सेल वॉल प्रेजेंट। आपको पता है एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ द सेल। सभी जीवित जो होते हैं वो उनकी जो यूनिट होती है वो सेल होती है, आइदर यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर। तो सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो कोशिका के बाहर एक यहाँ पर प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट्स में, सेल वॉल, वो भी किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पर क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल होती ही नहीं है तो कोशिका कितनी नहीं है यहाँ पर, सॉरी प्लांट्स की सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल्स की सेल वॉल नहीं है। These are the important differences between the plants and animals। अब हमको पता होना चाहिए कि वास्तव में जो भी यहाँ है उसकी यूनिट क्या है। दिस इज द सेल, हिंदी में कहते हैं कोशिका, ठीक है। एक लैटिन भाषा का शब्द है, बायोलॉजी में लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड यूज होते हैं, तो क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। तो लैटिन वर्ड है सेलुला, सेलुला से ही सेल की उत्पत्ति हुई है। सेल का मतलब होता है यहाँ पर स्मॉल कंपार्टमेंट,
स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है, अब ये जो स्मॉल कंपार्टमेंट है तो आपने देखा है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट डिस्कवर्ड कोशिका की खोज रॉबर्ट डिस्कवर्ड सेल इन पॉट। आपने सुना होगा पहले जो क्रिकेट खेलते थे तो कॉर्क की बॉल चलती थी। तो कॉर्क क्या है? प्लांट का एक प्रोडक्ट है। तो उस प्लांट के प्रोडक्ट में जो कॉर्क निकलता है उस कॉर्क में यहाँ पर इन्होंने क्या देखा था? स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखे थे हनी बी कॉम्ब में कंटेनिंग हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। और जो रचनाएं थी उसमें उस हनी कॉम्ब, तो उसमें यहाँ पर जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट उन्होंने जो डिस्कवरी की, जो सेल की डिस्कवरी की, इस तरह का सेल उस समय देखा गया था, इन्होंने डिस्कवर किया था। एंड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ फर्स्ट ऑब्जर्व द सेल विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो सूक्ष्मदर्शी जो इसका आविष्कार एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप जो बनाया था उसमें सेल को देखा। तो ये क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है उसका इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर क्या है? जीवन की इकाई। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सभी क्रियाएं सेल के द्वारा ही होती हैं। अगर एनिमल या प्लांट या उनका मे बी यूनिसेलुलर जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब यूनिसेलुलर हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैं, गोट है, काऊ है, बफेलो है, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। लेकिन ये बेसिक यूनिट है, सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बनता है। तो ये साइंटिस्ट के यहाँ पर मैथियस स्नाइडर एंड थियोडोर शुमान, तो जर्मन साइंटिस्ट थे मैथियस स्नाइडर एंड थियोडोर शुमान। ये सेल्फ थ्योरी उन्होंने क्या दिया था? कोश का सिद्धांत दिया था, जिसके आधार पर 3 पॉइंट थे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। जैसे ये रूम आप देख रहे हैं ना, इस रूम की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है ब्रिक ईट। उसी प्रकार से सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बनता है और कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा पॉइंट होता है यहाँ पर कि जो भी सेल है वो पुरानी सेल के द्वारा निर्मित होती है। 19 सेलुलर ईस्ट। इसका मतलब है कि all the cells are arised from the pre-existing cells। तो कहते हैं न्यू cells arise from pre-existing cells। ये कोशिका सिद्धांत है। अब हम जनरल टॉपिक्स के बाद आते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से यहाँ पर बॉडी में सिस्टम काम करते हैं। मल्टीसेलुलर है तो कौन कौन से फंक्शन। तो ह्यूमन बीइंग्स में आप देखें कि हमें जो टॉपिक पढ़ना है कि मनुष्य के शरीर में यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, सिस्टम पढ़ना है। सिस्टम किसे कहते हैं? यहाँ पर ब्रांच होती है फिजियोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एक्टिविटीज, स्टडी ऑफ
हमें यहाँ पर फिजियोलॉजी पढ़ना है। फिजियोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो क्या आता है, न्यूट्रिशन और डाइजेशन आता है, रेस्पिरेशन श्वसन आता है जो हम करते हैं, परिसंचरण आता है, उत्सर्जन आता है, जनन आता है। तो आपको पता है कि हम लोग मल्टी सेलर थे। तो मल्टी सेलर जो एनिमल्स होते हैं उसमें सबसे छोटी यूनिट है पहले सेल। सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है यहाँ पर, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल पे एनिमल हैं। ऑर्गन सिस्टम माने यहाँ पर अंग तंत्र स्तर। इसीलिए जब ऑर्गन की स्टडी करते हैं, मनुष्य की स्टडी करते हैं, तो मनुष्य की स्टडी में आप देखते हैं तो ये होता है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। क्यों, कई कई अंग मिलकर के कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक काम करते हैं, तब उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में अगर आप फिजियोलॉजिकल एक्शन देखें या फिजियोलॉजी देखते हैं तो बहुत सारे यहाँ तंत्र होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। ह्यूमन बीइंग इज डिप्लोब्लास्ट। ऐसा है, डिप्लोब्लास्ट में क्या है, फ्री स्टाइल। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर लेवल का होता है, टिश्यू लेवल का होता है, ऑर्गन लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। तो हम लोग यहाँ पर थ्री स्टडी है, तो तीन लेयर है। कौन कौन सी है यहाँ पर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो हमें आपको शॉर्ट में बताते हैं। पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस सबसे पहले हम किसमें आएंगे, पाचन का। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में सबसे पहले हम न्यूट्रिशन देखते हैं क्या होता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को कहते हैं पोषण। ठीक है, दो टॉपिक में हमको पूरा बायोलॉजी कवर करना है, इसलिए हम शॉर्ट में ले रहे हैं। पोषण क्या है, द इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्वों को अलग करने की जो क्रिया है उसे यहाँ पर न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स है पोषक तत्व हमारे, न्यूट्रिएंट्स। उन पोषक तत्वों में आपको पता है हम लोग सोच सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट से पाया जाता है आलू चावल में, लिपिड वसा जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं, उसके अलावा में होता है यहाँ पर नारियल में भी होता है, इसके अलावा किसमें होता है, कैस्टर में होता है। प्रोटीन पल्सेस में पाई जाती है। फिर हम आते हैं विटामिन्स में, विटामिन्स के बाद आते हैं इसमें मिनरल्स में, फिर यहाँ पर आते हैं न्यूक्लिक एसिड। कितनी चीजें, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है और न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, एसेंशियल। तो अब हम आएंगे यहाँ पर कि पोषक तत्वों को कैसे बॉडी में यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है ये क्या होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोटीन क्या होती है, बॉडी बिल्डर होता है। और हमारा जो यहाँ पर मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं, उपापचय नियंत्रक कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम विटामिन देखें, देखिए कार्बो मींस कार्बन, हाइड्रेट माने H2O, इसका क्या मतलब है 1। जितने कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होगा, कार्बन।
पता है क्या है, यहाँ पर राइस में पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है। फिर इसका अगर हम और डिस्क्रिप्शन करेंगे तो इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, सैकराइड्स भी कहते हैं, आल्सो नोन एज द सैकराइड्स। सैकराइड्स क्या होता है, शुगर मीठा। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर स्वाद मीठे होते हैं। अब डिवाइड कर सकते हैं इसको मोनोसैकराइड में, डाइस ओलिगोसैकराइड में, पॉलीसैकराइड में। तो आपको पता है इसके एग्जांपल, ये राइस एग्जांपल क्या है, ये तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक। तो क्या है एग्जांपल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब इसके एग्जांपल है। ये सब प्रोडक्ट एग्जांपल है। फंक्शन क्या है इसका, एनर्जी प्रोड्यूसर। सही तो क्या देता है, एनर्जी, ठीक। इसके बाद आप आते हैं जिसमें लिपिड हो जाता है, लिपिड को लाइपोस बना हुआ है, ऑयली होता है या फैटी होता है। जो रेशियो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:1 नहीं होता। इसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम होता है। और किसमें पाया जाता है, यहाँ पर ऑयल सीड से पाया जाता है। एग्जांपल ऑयल। अब जो लिपिड बना है वो किससे मिलकर बना है, फैटी एसिड से मिलकर बना है। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, लिपिड्स मेड अप ऑफ, लिपिड्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो हमारे शरीर के लिए इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड ये बताए जाते हैं, ठीक। फिर लिपिड के बाद हमारा क्या है, इसमें प्रोटीन। प्रोटीन बना हुआ है सब प्रोटोस बना हुआ है। इसका मतलब है एसेंशियल होते हैं और क्या होते हैं यहाँ पर, बॉडी में सब्सटेंस होते हैं, बॉडी में, ठीक है। और जैसे इसे पाए जाते हैं पल्सेस दालों में। फिर इसके बाद हम आते हैं इसमें विटामिन्स में आते हैं। विटामिन्स जो शब्द है वो वाइटल और नीड से मिलकर बना हुआ है। वाइटल माने लाइफ, और जो नीड माने होता है एसेंशियल। तो जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ है वो विटामिन्स हैं। वो विटामिन्स आपको पता है दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, वाटर जो जल में घुलनशील होते हैं, और दूसरे होते हैं यहाँ पर फैट जो वसा में घुलनशील होते हैं। वाटर सोल्यूबल का एग्जांपल है E12, ठीक है, या E कॉम्प्लेक्स, E कॉम्प्लेक्स एंड फैट सोल्यूबल एग्जांपल है A, B, E और सब पे रासायनिक नाम बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसको यहाँ पे इसकी कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस संबंधी हो जाती है। सनशाइन विटामिन कहते हैं, आयरन कैल्शियम फेरॉल, इसकी कमी से क्या हो जाता है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये है इसकी क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से, ठीक है। तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर उसमें बहुत सारे डिसीज हैं कमी से, डेयरी मिल्क है, एलार्जिक है, एलार्जिक के अलावा यहाँ पर डिमेंशिया हो सकता है, या फिर हमारे अंदर ब्लड की क्या कमी है, ठीक है। दिख रहा आपको बोर्ड में क्लियर।
जो विटामिन सी होता है इसकी कमी से यहाँ पर स्टकी हो जाता है, यहाँ पर शुरू में ब्लड आया होता है स्टकी, जो भी होता है इसकी कमी से टेस्ट हो जाता है। जो विटामिन सी होता है इसकी कमी से जलन हो जाती है, स्टेबिलिटी। तो विटामिन ए है यहाँ पर, ये ब्लड को जमने से रोक देता है, इसकी कमी से ब्लड नहीं जम पाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद मिनरल्स है, मिनरल्स आपको पता है मिनरल्स, ये कार्बनिक तत्व है, उसमें क्या होता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ठीक है। मैग्नीशियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, बोरान है, ठीक। these are the minerals। तो इसमें जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है आपको पता है, ये दो के फॉर्मेशन में काम आता है। जो नाइट्रोजन होता है इसकी कमी से प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है, ये सब मिनरल्स होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड है वो बात नहीं, एक डीएनए का चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें न्यूक्लिक एसिड लेके अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। तो पाचन तंत्र, तो डाइजेशन की डेफिनेशन पहले तो हमने फूड को ले लिया, ठीक है। उसके बाद पाचन कैसे हो रहा है फूड का, यहाँ पे लिखेंगे द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड materials into fulfill materials, ठीक है, known as digestion। इसी को पाचन कहते हैं। तो जटिल और अघुलनशील प्राणी है, तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं यहाँ पर और अनडाइजेस्टेबल हो सकते हैं। तो जटिल अघुलनशील जो यहाँ पर आसानी से क्या नहीं हो रहे हैं, घुलन नहीं हो रहे हैं, हमारी बॉडी में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो मटेरियल्स का सिंपल मटेरियल्स में कन्वर्ट करना डाइजेशन। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटा है यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक तो बांटा है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे बांटा है यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव। एलिमेंट्री कैनाल में ऐसा भाग जिसमें भोजन प्रवेश करता है, जिसमें क्या होता है आपका माउथ, ठीक है। फिर इसके बाद फेरिंक्स यानी ग्रसनी, फिर इसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब है जिस ग्रास नली, उसके बाद स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन। हाँ, इतने सारे पार्ट यहाँ पर क्या है एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आता है वो आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद आता है लीवर, फिर आता है पैंक्रियास। ऐसी ग्रंथियां जिनमें भोजन प्रवेश नहीं करता बल्कि ये पाचक रस स्रावित करके भोजन के पाचन में सहायता करती है, दैट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अगर हम माउथ ऑफ फेरिंक्स ईसोफेगस के होते हुए पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो आप देखिए ये हमारा ओरल पाइप है, माउथ, माउथ के बाद ये जो अंदर का जो पैसेज है, ये क्या है यहाँ पर ओरल पैसेज, ओरल पैसेज। ओरल
जो हमारे दो लिप्स हैं, लिप्स के बीच जो प्रवेश करता है, अंदर ओरल पैसेज है, ओरल पैसेज में ऊपर की तरफ पैलेट है, तालू है, नीचे की तरफ टंग है, साइड में चीक्स हैं, इसके बाद जो है हमारे टीथ लगे हुए हैं और बेस पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर टंग लगी हुई। अब यहाँ से हुआ हमारा ऐसे प्रवेश कर रहा है पार्ट से, दिस पार्ट इज द कटिंग, दिस इज द एस्कोफेगस ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद दिस इज द स्टमक, स्टमक के बाद शुरू होता है यहाँ पर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर बाद में यहाँ पर ये सिद्धा लार्ज लार्ज। अब देखिए माउथ पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टीथ। क्या है? टीथ। ये हमें यहाँ पर क्या है, और ये लोअर साइड। मनुष्य के जो दांत होते हैं उसमें तीन विशेषताएं होती हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? एक तो यहाँ पर हमारे दांत गर्द में से होते हैं, उसकी कहते हैं यहाँ पर प्रेजेंट ऑन, इसका प्रेजेंट होते हैं सॉकेट। दांतों का हड्डी के गर्द में फंसा होना थीकोडॉन्ट, गर्द दंती दशा। दूसरी दशा होती है यहाँ पर द्विवार दंती। मनुष्य में दांत दो बार नहीं होते हैं, ट्वाइस इन लाइफ, ट्वाइस। जीवन में दांत दो बार निकल रहे हैं, एक बार पहली बार के दांत मिल्क टीथ कहलाते हैं और दूसरी बार के दांत क्या कहलाते हैं? तीसरा होता है एट्रोडॉन। तो एट्रोडॉन जो दशा है उसमें चार तरह के दांत हैं। कौन कौन से हैं? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और आप यहां पर देखें, दिस इज द इंसिजर, दिस इज द कैनाइन, दिस इज द प्रीमोलर एंड दिस इज द मोलर। इंसिजर दो है, कैनाइन एक है, प्रीमोलर दो है, मोलर तीन। यही जो यहाँ पर इंसिजर कैनाइन, इंसिजर दो है, कैनाइन एक है, प्रीमोलर कितने हैं? दो हैं, और मोलर कितने हैं? तो टीथ फॉर्मूला क्या बन गया मनुष्य में? जो दंत सूत्र है, टीथ फॉर्मूला में परमानेंट किस बता रहे हैं? 21, 23। तो ये ऊपर है, ऊपर दो है, नीचे दो। ये कैनाइन है यहाँ और इसको दूसरे नीचे। ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। पूरे दो इसलिए किया है कि पूरा जबड़ा बढ़ जाए। ऊपर ऊपरी जबड़े के दांतों की संख्या इंसिजर दो है, नीचे इंसिजर। ऊपर कैनाइन नहीं है, नीचे कैनाइन की चीजें पार्ट है। अब जबड़ा दो है, नीचे दो है, और जो मेन दांत जिसको कहते हैं मोलर, ये तीन है यहाँ भी। तो दो और एक तीन, तो पांच, तीन आठ, आठ 16, 16 दूनी 32। ये मनुष्य में स्थायी दांत 32 होते हैं। फिर इसके बाद इस फॉर्मूला के बाद हम आते हैं इसमें टंग। तो ह्यूमन बीइंग जो टंग होती है
मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, और यहाँ पर टेस्ट बड्स लगी होती है, क्या लगी होती है? टेस्ट बड्स। ये यहाँ पर भोजन को स्वाद करने का काम कौन कराती है? तंत्रिका। फिर इसके बाद हम यहाँ पर फूड पाइप आते हैं भोजन देने में, यहाँ से होकर के भोजन कहाँ जाता है? स्टमक में आ जाता है। स्टमक यहाँ पर एक मांसल बैग नुमा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है? स्टील पाया जाता है, और ये सिर्फ भोजन को क्या कर देता है? सॉफ्ट कर देता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर की होती है, लेकिन व्यास बहुत कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर की होती है, फिर हैवी डायमीटर ज्यादा। तो आमाशय से भोजन होता हुआ छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में मेनली बोलते हैं यहाँ पर एक तो हमारी जो सलाइवा होती है वो क्या सिक्रिट करती है? यहाँ पर एंजाइम सिक्रिट करती है, एमाइलेज, मंड का पाचन। उसके बाद यहाँ पर स्केल होता है जो भोजन को और ज्यादा क्या कर देता है? जला देता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर लगा हुआ है, इससे और यहाँ पर लगा हुआ पैंक्रियास। तो यकृत, अग्न्याशय और लाल ग्रंथियों से जो लिक्विड सिक्रिट हो रहा है वो इस पार्ट में आकर पूरे पार्ट में भोजन का पाचन होते होते छोटी आंत की दीवार में यहाँ पर क्या होते हैं? विलाई होते हैं, रसायनकुर जो पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन केवल अपच भोजन से जल का अवशोषण करके और शेष पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, एनस से, गुदा से। ये पार्ट का डाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने शॉर्ट में देख लिया। हम आते हैं यहाँ पर किसमें? रेस्पिरेटरी। सर हेलो सर। हाँ बेटा। डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत हमें पूरे इसमें एनर्जी कैसे प्राप्त होती है? फिर से रिपीट करिए। पूरे डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है, कई टॉपिक ले रहे थे, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम फूड ले रहे हैं, ठीक है? तो फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो हमको एनर्जी केवल कार्बोहाइड्रेट और लिपिड देते हैं। प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है, और विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है जो हमारे भोजन के साथ अंदर जा रहा है, तो सबसे पहले हमारे सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है। आपको पता है जो कार्य कैटलिस्ट उत्प्रेरक का होता है, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वही कार्य बायोलॉजी में एंजाइम का होता है। तो एंजाइम ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग सेल्स द्वारा क्या किए जाते हैं? निर्मित होते हैं, और पर्टिकुलर सब्सटेंस के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हमारे भोजन में सबसे पहले फूड जाता है हमारे माउथ में। तो यहाँ पर जो हमारी लाल ग्रंथियां होती हैं वो एक एंजाइम सिक्रिट करती है, एमाइलेज। वो एंजाइम एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? मंड, स्टार्च, और उसके बाद देता है होती है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइजेशन, ठीक है? तो मंड का डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद ग्रास नली में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। फिर आमाशय में आते हैं, वहां पर केवल पेप्सिन एंजाइम होता है जो केवल उसका पार्ट करता है? प्रोटीन का। उसके बाद हमारे छोटी आंत में यकृत द्वारा स्रावित रस पहुंचता है, उसे कहते हैं पित्तरस। पित्तरस भी कोई डाइजेशन में क्या नहीं करता? रोल नहीं है उसका, केवल वसा का इमल्सीकरण करता है। मेन रोल है छोटी आंत का और अग्न्याशयी रस का। तो हमारे जो अग्न्याशयी रस होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है तो कार्बोहाइड्रेट्स किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिन होता है, ये भी प्रोटीन का पाचन। फिर इसके बाद यहाँ पर डीएनए का पाचन। फिर आरएनए, आरएनए का पाचन। इसी तरह से हमारी छोटी आंत में जो हमारी आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, इंटेस्टाइनल जूस,
वो भी ये सब एंजाइम सीक्रेट करती हैं, जिसके कारण से फूड में जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बृहद या कॉम्प्लेक्स मटेरियल, वो किसमें बदल जाते हैं। और हमारी जो छोटी आंत है, ये इस छोटी आंत में स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, these villi absorbs the simpler molecules को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड। और आपको पता है कि अल्टीमेटली पूरा फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज से ही हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये जो डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट या लिपिड का, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज पहुंच जाता है विलाई के थ्रू ब्लड में। और ब्लड से जितनी भी सेल्स है बॉडी की, देखिए जैसे बॉडी सेल्स में ग्लूकोज पहुंचता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखिए इसको, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। With the help of oxygen, the glucose is broken down into the 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 फूड में केमिकल के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है बॉन्डिंग में। तो ये जैसे ही ग्लूकोज का विखंडन होता है इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दिस इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज की एनर्जी उसमें कन्वर्ट होती है एटीपी में। एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ए मॉलिक्यूल आल्सो कॉल्ड द एनर्जी करेंसी। तो जैसे हमारे जेब में पैसे होते हैं, हम कुछ भी खरीद देते हैं, उसी तरह से बॉडी को कोई भी फंक्शन करना है तो एनर्जी जो चाहिए एटीपी देगा। और ये प्रोसेस हो रही है विद द हेल्प ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्लूकोज को डिकम्पोज कर रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं एंड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है, ठीक है जी जी ठीक है। और सर एक रिक्वेस्ट और है, हाँ बताएं। ये ग्रीन बोर्ड पे आप लेफ्ट साइड पे लिखिए तो फिर राइट साइड पे जो है साफ कर दीजिए सही से, क्योंकि बोर्ड पे राइट साइड पे बहुत ज़्यादा गंदा है, सही दिखता नहीं है। अच्छा ठीक है, देखिए तो विजन क्लियर हुआ। जी अभी तो सही है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, हो गया हो गया। ओके। अब देखिए मैं डाइजेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक में आता हूँ, रिस्पायरेशन। में कहते हैं श्वसन। आपको पता है बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचयी क्रियाएं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, जिसमें सिमिलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। और दूसरी प्रोसेस होती है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक को हिंदी में कहते हैं यहाँ पर अपचयी क्रियाएं। इससे क्या होता है कि धातु मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो रिस्पिरेशन भी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी प्राप्त होती है। तो हमने डाइजेशन से जो एनर्जी ली ग्लूकोज के फॉर्म में, अब उसका ग्लूकोज से एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होता है, वो रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा रिस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, हिंदी में कहते हैं अनावश्यक श्वसन। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। और दूसरा होता है एरोबिक रिस्पिरेशन। अभी हमने जो रिएक्शन लिखा था वो एरोबिक रिस्पिरेशन का था, वायवीय श्वसन का, that takes place in the higher organism, उच्च श्रेणी के जीवों में, जो नीचे बैठे नहीं हैं, जो ज्यादा डेवलप्ड है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स, निम्न श्रेणी के जीवों में,
पैरासाइट्स में जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती या कम होती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है बिकॉज ड्यू टू द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यहाँ पर आप देखिए लिखा हूं मैं, the glucose is incompletely broken down into the ethanol plus CO2 plus 2 ATP। तो आप देखिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो क्या बन रहा है, एथेनॉल, अल्कोहल। यही अल्कोहल है जिसका यूज करके लोग जो है नाली में पड़े रहते हैं, ये अल्कोहल। इसमें एनर्जी कम रिलीज हुई है, जो एनर्जी बची है वो किसके अंदर है, जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें हमारा ग्लूकोज इज टोटली ब्रोकन डाउन इनटू H2O प्लस तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा आपकी वाइटल एक्टिविटीज ज्यादा फास्ट होंगी, हम ज्यादा काम कर सकेंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स की एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग्स में होता है। कभी कभी हम जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो हमारे अंदर उतनी ऑक्सीजन नहीं जा पाती जितनी जानी चाहिए। उस समय हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है फॉर सम टाइम के, थोड़ी देर के लिए। और फिर जब हम गहरी गहरी सांस लेते हैं तो जैसे ही ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है तो फिर से ये जो एथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनता है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है इसमें ग्लूकोज। तो एरोबिक और एनारोबिक में ये हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में। अब आप देखिए जो रिस्पायरेशन है, इस रिस्पिरेशन सबसे पहले तो हम रिस्पायरेशन प्रोसेस देख लीजिए। अगर ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं तो जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स सबसे पहले तो नॉस्ट्रल से नासा छिद्र आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बहुत डिटेल में लेंगे तो कई टॉपिक नहीं हो पाएंगे। नासा छिद्रों से होकर जो एयर आ रही है, तो जो नासा हेयर्स बाल वो डस्ट को रोक लेते हैं। इसके अलावा आज जो बहुत कूल एयर होती है तो उसको नॉर्मल कर देते हैं, अगर बहुत हॉट एयर है तो उसको भी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस एज वेल एज एयर्स। फिर इसके बाद यहाँ से होगी जो के अंदर आ रही है, फिर आती है यहाँ पर पेरिस ग्रस्ती से होकर के इसके फूड पाइप के ठीक पीछे पाइप होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रैकिया। ट्रैकिया को कहते हैं यहाँ पर श्वास नली। द ट्रैकिया कंटेन्स द वेरियस रिंग्स। जैसे आप कहीं पर फायरिंग कराते हैं तो जो जाल बना के डालते हैं उसमें रिंग बांध लेते हैं, ये पिलर में, ताकि छड़े आपस में ना पिचक जाए ना दूर चले जाए। तो ट्रैकिया में बहुत सारे प्रदेश होते हैं, ये इसके पिचकने को, एंड द ट्रैकिया इज फर्दर डाइवर्सिफाइड, ये फिर से बाइफरकेट करती है एंड इंटर्स इनटू द लंग्स। ठीक है, इसमें क्या करती है, लंग्स। तो यहां से जो एयर जा रही है वो लंग्स में जा रही है। तो लंग्स क्या होते हैं, यहाँ पर स्पंजी स्ट्रक्चर होते हैं, स्पंजी होते हैं यहाँ पर। और जो लंग्स है हमारा, इट इज द मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, पैराइटल मेम्ब्रेन। जिस मेम्ब्रेन से कवर क्या कहते हैं, पैराइटल। अब आप देखिए ये जैसे ही बाइफरकेट किया, इसको कहते हैं यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकस, प्राथमिक श्वसनी। प्राइमरी ब्रोंकस फिर बाइफरकेट करता है अंदर जाकर, इसे कहते हैं यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकस। ये फिर बाइफरकेट करता है, ये दोनों, और अल्टीमेटली इस तरह बाइफरकेट करते हुए सबसे अंत में ये पतली पतली जो यहाँ पर ब्रांचेस हैं तो जिसमें खुलेगी, that is called the alveoli। हिंदी में कहते हैं वायु कोष्ठक। दिस इज द अल्टीमेट यूनिट ऑफ द लंग्स। तो यहां से प्राइमरी ब्रोंकस से लेकर के एल्वेओलाई तक
जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, श्वसन वृक्ष। और हमारे प्रत्येक लंग्स में 10 से 12 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं, 10 से 12 करोड़ वायु कोष्ठक। और जो हमारा सरफेस एरिया होता है लंग्स का, वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 40 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब जितना ज्यादा हम योगा करते हैं, जितनी ज्यादा एयर अंदर लेते हैं, तो उतनी ज्यादा एल्वियोलाई में यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचती है। और जैसे ऑक्सीजन पहुंचेगी, बदले में CO2 कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और वायु कोष्ठक के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है, रक्त के स्टैंड, और यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर रक्त में चली जाती है और रक्त से पूरे शरीर की कोशिकाओं को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अब ये जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 5.5 से 6 लीटर होती है। जो एथलीट्स होते हैं, जो योगा करते हैं, बहुत दौड़ते भागते हैं, उनका लंग्स ज्यादा फैल सकता है। तो 6 लीटर मैक्सिमम एयर लंग्स में आ सकती है अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज एंड फिटनेस। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन को खींचने की क्षमता हम एक्सरसाइज करके बढ़ा लेंगे, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगी किसको, रिस्पायरेशन में, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, और उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस। तो रिस्पायरेटरी जो हम ऑर्गन पढ़ रहे हैं, इसमें जब सांस लेते हैं तो हर बार केवल 500 ml अंदर एयर जाता है, 500 मिलीलीटर। ठीक, जितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, अंदर ब्लड से उतनी ही CO2 कहाँ आएगी, बाहर आएगी। तो CO2 निकलती जाएगी और कहाँ आएगी, अंदर आएगी। तो रेस्पिरेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर जाती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक होता है ब्रीथिंग, समझ लीजिए अंतर है दोनों। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट इज द फिजिकल प्रोसेस, भौतिक क्रिया है जिसमें कहीं भी ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है। तो ब्रीथिंग का मतलब है ओनली द एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड आउटफ्लक्स ऑफ द CO2। तो ब्रीथिंग 2 चरणों में होती है, इंस्पायरेशन, कहते हैं अंतर श्वास। ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पर एक्सपायरेशन। अभी कोविड हुआ था, कोविड का इन्फेक्शन अभी भी चल रहा है, तो आपने देखा सबसे ज्यादा किस पर जोर था, योगा पर जोर था कि आप ज्यादा से ज्यादा इनहेल करिए, कितनी आप ऑक्सीजन यहाँ पर अंदर जा रही है। ब्रीथिंग 2 स्टेप है, एयर अंदर गई, ऑक्सीजन गई, और बदले में CO2 बाहर आई, दोनों को मिलाकर एक ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का जो रेट होता है वो लगभग 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है। तो श्वास क्रिया में 2 चरण होते हैं, यहाँ पर 2 स्टेप नहीं है, अंतर श्वास और निश्वास। अंतर श्वास का मतलब है O2 इनटेक, ऑक्सीजन का अंदर जाना, और एक्सपायरेशन का मतलब है CO2 आउटफ्लक्स, CO2 का कहाँ निकलना, बाहर निकलना। तो जो ब्रीथिंग होती है यहाँ पर, अंतर श्वास और निश्वास कैसे हो रहा है आप देखिए। मैं छोटे से फिगर द्वारा आपको बता रहा हूँ, ये प्रक्रिया श्वास है, ठीक है। ये यहाँ पर लंग्स, ये लंग्स के बाहर, ये यहाँ पर ये लिप्स है, पत्तियां, ठीक है। ये क्या है, लंग्स, ये लंग, ये क्या है यहाँ पर, ट्रैकिया। इसके बाद एक नीचे स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द डायफ्राम। डायफ्राम एक ऐसी रचना होती है जो हमारे वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। वक्ष गुहा कहाँ होती है, जहां पर फेफड़े हैं, उदर गुहा कहाँ है, जहां हमारे इंटेस्टाइन वगैरह है। तो जब हम यहाँ पर अंतर श्वास ऑक्सीजन लेते हैं, तो डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड ब्रेथ्स मूव फॉरवर्ड। डायफ्राम नीचे जाता है और पसली आगे आती है।
तो जब डायफ्राम नीचे पसली आती है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे ही पसीना आगे डायफ्राम नीचे आएगा तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाएगा और आयतन बढ़ते ही प्रेशर बने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड O2 enters from the atmosphere। बाहरी वातावरण में प्रेशर ज्यादा है, अंदर यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते ही प्रेशर कम हो गया है, तो बाहरी वातावरण से O2 तेजी से अंदर आ जाएगी। अंतःश्वास। अब अंदर ऑक्सीजन गई 2-4 सेकंड रुकेगी, उसके बाद और उसके बाद और अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। जैसे वापस आ जाएंगे तो वक्षगुहा का आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम होते ही यहाँ बढ़ जाएगा। तो अब अंदर से CO2 प्रेशर से कहाँ निकल जाएगी, बाहर। आपको पता है डिफ्यूजन का नियम होता है कम दाब की ओर गैसों का जाना, तो इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण ही लगातार इंस्पायरेशन ठीक है। तो ये जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्रोसेस है, ब्रीथिंग श्वास क्रिया, ये लगातार चलती रहती है, अनैच्छिक क्रिया होती है, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, इसीलिए जब हम सो जाते हैं तब भी ब्रीथिंग होती रहती है, नहीं तो रुक जाए। अब क्या होता है, 2 तरह की ब्रीथिंग होती है। एक ब्रीथिंग होती है यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग और एक होती है यहाँ पर हेवी। जिस समय हम रेस्ट कर रहे होते हैं सामान्य रूप से, तो श्वास क्रिया जो हो रही है उसमें ये भाग फूलता पिचकता है, कौन सा, उदर, इसे नॉर्मल ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन जब आप कहीं से दौड़ कर आते हैं बहुत तेजी से या पुलिस भर्ती में जाते हैं कहते हैं सीना फुलाओ, तो हम ऑक्सीजन खींच के सीना फुलाते हैं, दैट इज द पुश ब्रीथिंग। उस समय उदर भाग की जगह हमारा वक्ष भाग फूलता पिचकता है, तो ये ऐच्छिक होती है। और ये कैसी होती है, सोते समय जो हो रही है, रेस्ट के समय या नॉर्मल बैठे हुए जो हो रही है नॉर्मल ब्रीथिंग। जिस समय आप योगा कर रहे हैं या खींच रहे हैं या कोई कह रहा है सीना फुलाइए या कहीं से दौड़ के आ रहे हैं, कितना पीछे लग जाता है तो सांस फूल रहती है, ठीक। तो अब यहाँ पर रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है और जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, अभी आपने देखा, मैंने आपको वायवीय श्वसन का समीकरण बताया था, लेकिन ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, सबसे पहले ग्लूकोज होता है। आप ये समझ लीजिए हमारी बॉडी को जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो ग्लूकोज ही है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत पेशेंट बीमार होता है या उसको चक्कर आए तो कमजोरी आती है तो हम ग्लूकोज पिलाते हैं, और जल्दी अगर उसको एनर्जी देना है तो हम उसको ग्लूकोज की ड्रिप लगाते हैं ताकि तुरंत बॉडी में अंदर जाकर ग्लूकोज एनर्जी देना शुरू कर दे। अगर हम उसको खाना खिलाएंगे तो उसका एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, दूसरे खाने को पचने में 8 से 10 घंटे लगेंगे, तब तक उसको वीकनेस और बढ़ जाएगी। तो ग्लूकोज जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक अम्ल, पायरुविक, और फिर पायरुविक एसिड इंटैक्ट करता है क्रेब्स में, और उसके थ्रू यहाँ पर ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके थ्रू जो है पूरा ब्रेकडाउन होता है इसमें CO2, H2O एंड एक ग्लूकोज, ठीक है। तो ये आपने श्वसन क्रिया देख ली, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। हम आते हैं इसमें सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, कहते हैं जो भी आपकी बॉडी के अंदर सब्सटेंस है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हो या ऑक्सीजन हो, सारे पदार्थों का पूरे शरीर में वितरण या घूमना सर्कुलेशन कहलाता है। और इस क्रिया में जो हम भाग लेते हैं वो सर्कुलेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, और सारे ऑर्गन्स मिलकर जब एक काम करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम
इसमें आता है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा आता है यहाँ पर लिम्फेटिक सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी। हम यहाँ पर पहले पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेटरी, ठीक है। रक्त परिसंचरण इसमें खोजा था इसमें डिस्कवर्ड बाय द विलियम। इसमें इसका 3 स्टेप में स्टडी कर सकते हैं। इसमें किसमें ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां, ठीक है। हम एक एक स्टडी करते हैं। पहले इसमें पढ़ते हैं ब्लड। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज ब्लड, आप लिखेंगे इट इज ए ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव, क्या ये तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी। अब ब्लड में 2 पार्ट होता कितना है ये आपके शरीर में, आपके कुल वेट का अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ बॉडी वेट, शरीर के कुल भार का लगभग 8% होता है, ठीक। श्यान होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसको 2 पार्ट में बांटा है, प्लाज्मा और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है ना। या ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा अप्रोक्सीमेटली 55% भाग बनाता है, तो ये बनाता है 45%। प्लाज्मा में बहुत सारे क्या होती है, गैसेस होती हैं। जो लिक्विड तरल भाग होता है रक्त का, उसको प्लाज्मा कहते हैं। 55% भाग आता है, हल्के पीले रंग का होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें बहुत सारी प्रोटीन होती है, प्रोथामिन और फाइब्रिनोजन, जो रक्त को जमने में सहायता करती है। इसके अलावा O2, CO2 वगैरह एंटीबॉडीज, सारे सब्सटेंस। जो ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, ब्लड कॉर्पसेल्स 3 तरह के, एक को कहते हैं आरबीसी, दूसरे को कहते हैं यहाँ पर डब्ल्यूबीसी और तीसरे को कहते हैं प्लेटलेट्स। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का एक और नाम है, इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। होती कितनी है एरिथ्रोसाइट्स? 99.9% ऑफ टोटल कुल रक्त कणिकाओं का 99.9% भाग बनाती है, ठीक है। शेप कैसा होता है? क्या बताते हैं? इसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यही इसको लाल रंग प्रदान करता है। और हीमोग्लोबिन का जो काउंट होता है वो कितना होता है? 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। आप चेक कराने जाते हैं, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, डॉक्टर कहता है एनीमिया हो गया है, ब्लड की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है। वाइट होती है ये, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसकी कुल संख्या होती है 45,000 से 55 लाख पर मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर आइटम की संख्या आरबीसी। फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है। आपको देखिए ये बनता है, दिस इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसमें क्या होता है? राइट ब्लड। इसी के कारण से आपका रक्त लाल दिखाई देता है। और फंक्शन क्या है इसका, आरबीसी का? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पूरे शरीर में जो गैसों का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे O2 का हो चाहे CO2 का, वो आरबीसी के द्वारा होता है। अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है
ठीक है, आरबीसी काउंट कम हो गया तो एनीमिया, क्या मतलब है, लॉस ऑफ आरबीसी, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर यूरिन कम हो गया या आरबीसी कम हो गया, इसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया, और निश्चित है जो आयरन युक्त, आप जब आयरन की टेबलेट लेते हैं या आयरन युक्त फूड खाते हैं तो आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। अब इसमें आरबीसी में क्या होता है कि जैसे ही आप जो है हिल्स पर जाते हैं, पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर जाते हैं तो निश्चित है कि वहां पर O2 का दाब कम रहता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा आरबीसी उत्पन्न करती है हमारी बॉडी, ताकि वहां पर ऑक्सीजन को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। तो पहाड़ों में रहने वाले लोग इसलिए गोरे होते हैं कि आरबीसी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आरबीसी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों में आरबीसी की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फॉर्मेशन यकृत में होता है और बोन में, ठीक है, अंदर जो भाग होता है वो कहते हैं बोन में। लाइफ स्पैन कितना होता है इसका, लाइफ स्पैन जीवन काल यहाँ पर 90 से 120 दिन, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक नष्ट होती रहती है। इसीलिए अगर आप किसी को ब्लड हर 3 से 4 महीने में दे देते हैं तो आपके शरीर को कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि इतने दिन बाद आरबीसी ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगी, नई आरबीसी क्या हो जाएंगी, बनेगी। इसीलिए ब्लड देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। हम आते हैं किसमें, डब्ल्यूबीसी को श्वेत कणिकाएं कहते हैं, दूसरा नाम है यहाँ पर कहते हैं डब्ल्यूबीसी जो होती है यहाँ पर, इनकी संख्या होती है 5000 से 9000 पर मिलीलीटर क्यूब, और ये 2 तरह की होती है यहाँ पर। जैसे इसके 5 भाग में डिवाइड कर रहे हैं इसको, डब्ल्यूबीसी को, एसिडोफिल, ये अम्लीय अभिक्रिया लेती है। दूसरा बेसोफिल, तीसरा ये क्षारीय अभिक्रिया लेती है। न्यूट्रोफिल जो उदासीन रहती है। फिर इसके बाद एसिडोफिल का एक और नाम है इओसिनोफिल। आप अक्सर सुनते हो लोग कहते हैं इओसिनोफिलिया हो गया, इओसिनोफिलिया, इसका नंबर बढ़ जाता है अगर इन्फेक्शन होता है। तो एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, ये भक्षण की सहायता करती है। टोटल जो फंक्शन है वो किसका है, यहाँ पर क्या करती है, शरीर को सुरक्षा देती है, इम्यूनिटी, ये फंक्शन है। हानिकारक पदार्थों का भक्षण करती है, शरीर सुरक्षा। जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं पैथोलॉजी में, डॉक्टर कहता है टीएलसी कराना चाहिए। टीएलसी का मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल, और ये डीएलसी है। तो टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, इनकी अलग अलग संख्या डीएलसी। तीसरे पार्ट में हमारे लिए इसमें ब्लड प्लेटलेट्स। हाँ, एक और चीज बतानी है आपको कि आरबीसी इनइक्वेटेड, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक किसका होता है, ब्लड प्लेटलेट्स। संख्या होती है यहाँ से 2 लाख से 4 लाख पर मिलीलीटर, ठीक है। और फंक्शन क्या है यहाँ पर, ब्लड क्लॉट बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और किसमें पाया जाता है, ओनली इन मैंगनीज, केवल मैंगनीज, ठीक है। अब आप देखिए ब्लड के बाद हम आते हैं किसमें, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। कभी कोई डॉक्टर जैसे हार्ट की स्टडी करता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो हार्ट आपको पता है कहाँ पर होता है, हमारे ये दोनों तरफ से जो लंग्स है, लंग्स के बीच में स्ट्रक्चर है, तो हमारे
कौन से भाग में? वक्ष भाग में, दोनों लंग्स के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है और हल्का दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कोनिकल शेप होता है, ऊपर की तरफ जो है चौड़ा होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? यहाँ पर सकरा होता है। और हार्ट हमारा किस मेम्ब्रेन से घिरा होता है? मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरी माने चारों तरफ, कार्डियम माने हृदय को घेरने वाली दिशा। ऊपर का जो पॉइंट होगा उसको ऑरिकल कहते हैं, आर्लियन एक। और नीचे के पार्ट में कहते हैं। तो हृदय हमारा कोनिकल स्ट्रक्चर होता है शंक्वाकार, ऊपरी भाग चौड़ा, इसका भाग सकरा होता है। ऊपरी चौड़े भाग को निचले सकरे भाग से पृथक करने की रचना से कहते हैं यहाँ पर इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आलिंग जलई पट। अब ये दोनों भाग अलग अलग डिवाइड होते हैं, ऑरिकल में और वेंट्रिकल। इसे कहते हैं यहाँ पर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और निचले भाग को वेंट्रिकल या निलय कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन जो वेंट्रिकुलर, ठीक। अब हृदय में 4 चेम्बर दिखाई दे रहे हैं, हम लोग 4 चेम्बर हार्ट होता है, बर्ड्स और मैमल से 4 चेम्बर हार्ट। अगर हृदय की क्रिया विधि आपको पढ़नी है मैकेनिज्म, तो आप देखें कि हमारे जो लेफ्ट हैंड में होता है उसको राइट और जो राइट हैंड में होता है उसको लेफ्ट। हृदय निकालने के बाद तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब देखिए उसकी वर्किंग आपको समझा देते हैं, विलियम हार्वे ने खोजा था। और पूरे शरीर से आपको पता है 2 तरह की जो है मुख्य रूप से वेसल्स होती हैं जो इम्प्योर ब्लड ले जाती है, उसको वेन्स कहते हैं, शिराएं पल्मोनरी को छोड़कर, और जो प्योर ब्लड ले जाती है उसे आर्टरी या धमनियां कहते हैं। तो पूरे शरीर से जो इम्प्योर ब्लड जा रहा है यहाँ पर, इसे कहते हैं यहाँ पर वेन। तो बड़ी वेन को कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी। इसे यहाँ पर कहते हैं वेना। वेना कौन सा ब्लड आ रही है? इम्प्योर। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को ये वेना कहलाता है, वो है। ये कहाँ ला रही है? दाहिने वाले। अब दाहिना आलम और दाएं हृदय के बीच जो मेम्ब्रेन है आपको वही कर सकते हो। इसमें 3 चैम्बर हैं। These are the tricuspid valve, त्रिवल्ली कपाल। जैसे ही ब्लड इसमें आया तो ये पंप करेगा, ये कांटेक्ट करेगा है, तो ये इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। अब जब ये कांटेक्ट करेगा तो ये एक पार्ट में यूनिडायरेक्शन, एक ही तरफ खुल रहे हैं। जब ये कांटेक्ट करेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, एक पार्ट क्या होने के बंद हो जाएंगे। उस समय पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड जिस ट्यूब से होकर निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी। आप समझ लीजिए आर्टरी हमेशा शुद्ध रक्त ले जाती है, बट इन केस ऑफ जब पल्मोनरी शब्द लगाते हैं तो इम्प्योर ब्लड ले जाते हैं। इम्प्योर ब्लड कहाँ ले जा रही है? टू लंग्स एंड किडनी। लंग्स में इसको ऑक्सीजन मिलेगी और किडनी में एक फिल्टर हो जाएगा। अब शुद्ध हुआ रक्त जिस नलिका से होकर यहाँ आएगा पल्मोनरी, कौन सा ब्लड ला रही है? प्योर ब्लड। कहाँ ला रही है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में 2 वॉल्व, बाइस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व प्योर ब्लड को कहाँ ला रहे हैं? जब ये कांटेक्ट करती है तो यहाँ से एक आर्टरी तक सिस्टमिक एरोटा प्योर ब्लड लेकर के कहाँ ले जा रही है? पूरी बॉडी। दिस इज द वर्किंग ऑफ द हार्ट।
पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड राइट ऑर्बिकल में आया, राइट ऑर्बिकल के कॉन्टेक्ट करने से त्रिवल्ली कपाट से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट करेंगे ईजी कपाट बंद हो जाएंगे और पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर लंग्स में। ये राइट पार्ट का पूरे में इम्प्योर ब्लड था। ये बिहार का जो पार्ट है उसे कहते हैं यहाँ पर कौन सा, पल्मोनरी है। और अब शुद्ध हुआ पल्मोनरी वेन द्वारा लेफ्ट ऑर्बिकल के संकुचन से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसके संकुचन से कपाट बंद हो जाने से इसमें कपाट नहीं होती। बॉडी में दो बार प्रवेश करता है, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में। तो इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र। केवल बर्ड्स और मैमल्स में ही फोर चैम्बर होता है, उसी में डबल सर्कुलेशन होता है। और जो हमारा राइट पार्ट है, इस पूरे राइट पार्ट को राइट को कहते हैं यहाँ पर पल्मोनरी, पल्मोनरी राइट। और हमारा जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट उसको कहते हैं यहाँ पर सिस्टम। अब आपने सुना होगा कि कभी कभी डॉक्टर कहते हैं हार्ट साउंड, आपको पता लगाना है कि आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हार्ट साउंड की वजह ध्वनि क्या है? ये जो आपके त्रिवर्णी और द्विवर्णी कपाट है, बाइकस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कपाट लगे हैं ये ज़्यादा सेमीलुनर, अब आपको हार्ट साउंड सुनना, जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाए रहते हैं, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप आला इसको बोलते हैं। जैसे आला लगाएंगे तो हार्ट में जो फंक्शनिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से कहते हैं हार्ट बीट। तो हार्ट बीट कितनी होती है? 70 से 72 पर मिनट। कितनी है हार्ट बीट? 70 से 72 पर मिनट। एक मिनट से कम समय में हार्ट पंप करता है। और हार्ट की बीट में जब समय संकुचन हो रहा है उसको कहते हैं सिस्टोल, और जब वापस हार्ट अपने स्थान पर उसे कहते हैं डायस्टोल। तो दो फंक्शन है, सिस्टोल और डायस्टोल, चारों चैम्बर अलग अलग करते हैं। और इस पूरे चारों चैम्बर के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कुल समय लगता है 0.8 सेकेंड, मतलब 70 बार 60 सेकेंड में 1 सेकेंड से कम समय लगता है। तो हार्ट साउंड क्या है? जिस समय ये यहाँ से ब्लड का प्रेशर बढ़ता है इसके संकुचन से, तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, उसके कारण से साउंड उत्पन्न होता है लब। और जिस समय ये वापस एक्सपेंड करता है, यहाँ पर जो कपाट लगे हुए हैं सेल्यूलर, ये बंद होते हैं ताकि ब्लड फिर से वापस आ जाए। उस समय जो साउंड उत्पन्न होता है उसे कहते हैं लब। डॉक्टर इसकी इंटेंसिटी देखकर समझ जाता है कि हमारे वॉल्व ठीक से बंद या और अगर ये वॉल्व ठीक से बंद या ओपन नहीं होते तो उसे कहते हैं हार्ट का वॉल्व खराब। तो अक्सर आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं किसी बच्चे का वॉल्व खराब है, तो सामान्य भाषा में कहते हैं वॉल्व खराब। वॉल्व नहीं खराब, वॉल्व। अगर ये चैम्बर ठीक से खुले और बंद नहीं होंगे तो ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी प्योर और इम्प्योर ब्लड में, या प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा, तो आपका शरीर उतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है हार्ट का वॉल्व खराब हो गया है, उसको ऑपरेट करके ठीक किया जाता है। दूसरा निकालते हैं यहाँ पर ब्लड का प्रेशर। तो रक्त में जिस समय हार्ट पंप करता है तो एक बार संकुचन कर रहा है, एक बार शीतलन कर रहा है। तो एक संकुचन को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का एक और नाम है सिस्टोल, और दूसरा है यहाँ पर डायस्टोल। ठीक है, ये संकुचन है, ये क्या है? तो जब भी आप बीपी नपवाने जाते हैं, ब्लड प्रेशर, दो प्रेशर देता है डॉक्टर, किससे नापता है बताइए? स्पिग्नोमैनोमीटर से। एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे लपेट देते हैं, उसको कहते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, तो स्पिग्नोमैनोमीटर को जब माप मेजर करते हैं तो उसका जो प्रेशर आता है
हमारा ब्लड प्रेशर बीपी वो आता है 120/80 mmHg। रीडिंग जब पारे मापते हैं तब दिस इज द सिस्टोलिक प्रेशर 120। अगर 2-4 पॉइंट कम ज्यादा है तो नॉर्मल है, और 80 क्या है हमारा, क्या है, ये डायस्टोलिक है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र से ब्लड प्रेशर मापते हैं और आपका जो हार्ट बीट होती है 70 से 72 प्रति मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट में चलेंगे। ओके, थैंक यू।